नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखेंगे एनटीए द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ के कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, रिमलैंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रिमलैंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है स्पाइकमैन, रेडजेल, एयरी, चैम्बरलिन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पाइकमैन। ठीक, रिमलैंड जो है वो स्पाइकमैन का है। ठीक, रेडजेल का एंथ्रोपोजियोग्राफी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक, एयरी का नहर सिद्धांत है, एयरी का नहर सिद्धांत। ठीक, चैम्बरलून का ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना। इतना हो गया। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? स्पाइकमैन रिमलैंड सिद्धांत कब दिए थे? ऑप्शन है 1942, 1943, 1945, 1950। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1942 में स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत दिया था। ठीक, अब रिमलैंड सिद्धांत जो है, इसमें मैकिंडर की एक प्रपत्र था, मतलब बुक थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हार्टलैंड का नाम दिया था, उसमें हृदय क्षेत्र दिया था। उसी हृदय क्षेत्र में इन्होंने संशोधन किया था। कौन? स्पाइकमैन। ठीक, उसी में स्पाइकमैन संशोधन किए थे इनके में, और उनके जो हृदय क्षेत्र था उसमें संशोधन करके ये रिमलैंड 1942 में प्रस्तुत किए थे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला है द जियोग्राफी ऑफ पीस पुस्तक किसने लिखा था? तो द जियोग्राफी ऑफ पीस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है मैकिंडर, रिमलैंड, कैरी, थीवनेन। ठीक, द जियोग्राफी ऑफ पीस ये किसकी है? तो ये स्पाइकमैन की है। ठीक, स्पाइकमैन की है। यहाँ रिमलैंड की जगह स्पाइकमैन होना चाहिए था। स्पाइकमैन, स्पाइकमैन, स्पाइकमैन का है द पीस ऑफ द जियोग्राफी ऑफ पीस। ठीक, लेकिन उनका जो ये बुक था ये 1942 में तो लिखे थे, 1942 में, लेकिन इसका जब प्रकाशन हुआ तो ये उनके मृत्यु के बाद 1943 में हुई। उनके मृत्यु के बाद 1943 में हुई स्पाइकमैन की पूछ, और इसी द जियोग्राफी ऑफ पीस में ही उन्होंने संशोधन किया था रिमलैंड का हृदय क्षेत्र का। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? इसमें कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है ब्यास, चेनाब,
झेलम, रावी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश से जो होकर नहीं बहती है वो है झेलम। ठीक, झेलम हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है, ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक, अगर झेलम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में ये शेषनाग झील से निकलती है। ठीक, शेषनाग झील से निकलती है। ठीक, कौन सी नदी? झेलम। इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इसका पुराना नाम है बितिस्ता। ठीक, ये इसका पुराना नाम है, पुराना नाम इसका बितिस्ता। अगर चिनाब की अगर पुराना नाम पूछा जाए, बात करें चिनाब की, चिनाब का पुराना नाम असिकिनी, ठीक, और या चंद्रभागा भी इसे बोलते हैं, चंद्रभागा। ठीक, चंद्रभागा भी इसे बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती है। बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती है। ठीक, कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगर बात करें ब्यास नदी की, अगर ब्यास नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम है बिपाशा। इसका पुराना नाम है बिपाशा या अर्गी कीथा इसका नाम है। ठीक, ये रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश को एचपी से दर्शा देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। ठीक, रोहतांग दर्रे के पास एक है ब्यास कुंड। क्या है? ब्यास कुंड। ठीक, उसी ब्यास कुंड से ये निकलती है। बात करें अगर रावी की, तो रावी का जो पुराना नाम है वो है पारूसनी। ठीक, क्या नाम है? पारूसनी या इरावती इसका नाम है। किसका? रावी नदी का। रावी नदी की बात अगर करें तो ये भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। ठीक, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। ठीक, इतना हो गया। आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रश्न है, द्विमीमीय आरेखों को जाना जाता है, द्विमीमीय आरेखों को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आकार से, आयतन से, अनुपात से, क्षेत्र से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो द्विमीमीय आरेख को क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि द्विमीमीय आरेख होता क्या है, तो द्विमीमीय आरेख जिनमें लंबाई एवं चौड़ाई दोनों होता है। ठीक, और ये समतल होते हैं। ठीक, ये समतल होते हैं। ठीक,
अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सब आते हैं द्विविमी में। ठीक, ये सब प्रश्न आया हुआ है। अभी जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो हैं जो आए हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बनाए गए हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एक दूसरा तर्क आर कहा गया है। ठीक, तो अभिकथन ए, इसमें क्या है कि जल वाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। ठीक, बताते हैं कि अभिकथन कहता है कि जल वाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। तर्क कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशेषक नहीं है। ठीक, तर्क बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशेषक नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा है। पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ये उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है ग्लोब का उच्चतादर्शी वक्र पहले कौन तैयार किया था? ग्लोब का उच्चतादर्शी वक्र पहले कौन तैयार किया था? उच्चतादर्शी वक्र की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक। ठीक, ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा है। उच्चता वक्र नाम भी देकर पूछा है और हिप्सोमेट्रिक नाम भी देके पूछा है। ठीक, हिप्सोमेट्रिक कर्व। ठीक, तो ये कौन दिया था सबसे पहले? उच्चतादर्शी वक्र सबसे पहले कौन तैयार किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लैम्प्रेट, मर्रे, टीलो, पिंक। ठीक, पिंक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैम्प्रेट। हिप्सोमेट्रिक कर्व सबसे पहले लैम्प्रेट तैयार किया था। वो भी कब किए थे? तो 1883 में किए थे। ठीक, 1883 में उच्चतादर्शी वक्र को लैम्प्रेट तैयार किए थे सबसे पहले। उसके बाद इन्हीं की तरह से लैम्प्रेट की तरह से ही हिप्सोमेट्रिक कर्व मर्रे, टिल्लो और पिंक भी तैयार किए थे। ये तीनों लोग भी तैयार किए थे उन्हीं के जैसा। मर्रे जो है, मर्रे की अगर बात करें तो ये 1888 में तैयार किए थे मर्रे। अगर टीलो की बात करें तो टीलो जो है वो 1889 में तैयार किए थे। ठीक, अगर पिंक की बात करें तो पिंक जो है ये 1894 में तैयार किए थे। कितने में? 1894 में। ठीक, और इन लोगों में संशोधन जो किए थे, आगे चलकर संशोधन करने वाले वो थे कोसिना,
कोसिना का पूछा हुआ है। कोसिना 1933 में किए थे। ठीक। और आर्लिक 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 किए थे। ठीक। तो आर्लिक कब किए थे? तो आर्लिक 1931 से 1935 ईस्वी तक किए थे। ठीक। अगला है, अगला प्रश्न है, नवीन आंकड़ों के आधार पर महाद्वीप एवं महासागरों के उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किसने किया था? ये पूछ रहा है कि जो हिप्सोमेट्रिक है, हिप्सोमेट्रिक कर्व, इसका सबसे पहले नवीन आंकड़ों के आधार पर महाद्वीप एवं महासागर के संदर्भ में सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है स्वेड्रप, आर्लिक, कोसिना और मर्रे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वेड्रप। ठीक। स्वेड्रप जो थे ये महाद्वीप और महासागर के संदर्भ में हिप्सोमेट्री का निर्माण किए थे। और ये कब किए थे? तो ये 1942 में किए थे। ठीक। ये 1942 में किए थे महाद्वीप एवं महासागर के आधार पर। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र का सुझाव किसने दिया था? प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र का सुझाव किसने दिया था? अभी बात आ गई है प्रतिशत के, जो प्रतिशत उच्चतादर्शी है उसके आधार पे जो है हिप्सोमेट्रिक कर्व का सुझाव कौन दिया था? तो ऑप्शन है स्ट्रालर, कोसिना, मर्रे, लैफ्रेंट। ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रालर। ठीक। इनका पूरा नाम है ए एन स्ट्रालर। ठीक। और ये कब दिए थे? तो 1952 में दिए थे। 1952 में दिए थे। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उन्नयन तथा कॉपेंस एएफ प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस उन्नयन तथा कॉपेंस प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है? ऑप्शन है 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1000 मीटर तक जो है उन्नयन तथा कॉन्पेंस एएफ प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार है। ठीक। अगर ये जलवायु क्षेत्र दिया कौन था, अगर इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो ये दिए थे व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन कब दिए थे? तो 1900 ईस्वी में दिए थे। ठीक। 1900 ईस्वी में विश्व की जलवायु के वर्णनात्मक वर्णन प्रस्तुत ये किए थे। ठीक। और जो ये वर्गीकरण किए थे, ये अपना वर्गीकरण कोपेन महोदय जो अपना वर्गीकरण मात्रात्मक तथा आनुभाविक
आनुभाविक आधार पर किए थे। ठीक, अगर इसके इंग्लिश में बोलते हैं तो क्वांटिटेटिव एंड एम्पिरिकल। ठीक, अनुभविक को एम्पिरिकल बोलते हैं। इनका जो वर्गीकरण का आधार था वो आधार कैंडोल नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, कैंडोल नाम के एक वैज्ञानिक थे और ये फ्रांस के थे, फ्रांस के। ठीक, इन्हीं के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था। एक कैंडोल जो थे ये अपना जो वनस्पति कटबंध दिए थे वो 1874 ईस्वी में दिए थे सबसे पहले। ठीक, और कोपेन जो है 1900 ईस्वी में दिए थे। फिर 1931 ईस्वी में अपना संशोधन किए थे ये कौन, कोपेन। ठीक, ये संशोधन किए थे, उसके बाद फिर वर्गीकरण दिए थे। ठीक, इनके वर्गीकरण के बारे में एक दिन पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, पूरा उस पर एक वीडियो पूरा बनाऊंगा। तो उसमें क्या क्या लिए थे, कैसे कैसे लिए थे, उसके बारे में सारा व्याख्या देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।